हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने ट्रैकिया और ट्रैकिया का आगे डिवीज़न तुम्हें बता दिया गया था कि किस तरह से वो आगे बढ़ती हुई किस में लंग्स में प्रवेश करती है। मैंने बताया था कि ट्रैकिया कौन सी जगह पर, हमारी थोरेसिक कैविटी या वक्षीय गुहा पर। और वक्षीय गुहा पर क्या होता है साहब? थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है ना, या वक्षीय कशेरुका। तुम्हें पता है वक्षीय कशेरुकाओं की टोटल संख्या 12 होती है, जिनमें से 5वीं, यानी ऊपर से हम बात करें 1 2 3 4 5, तो मान लो 5वीं वक्षीय कशेरुका यहाँ होती है। और इस 5वीं वक्षीय कशेरुका पर ट्रैकिया क्या होता है साहब? इस 5वीं वक्षीय कशेरुका के पास से ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है, 2 भागों में बढ़ती है। और ट्रैकिया 2 भागों में बढ़ती है, ये राइट साइड हो गई और ये लेफ्ट साइड हो गई। और 2 भागों में बंटकर वो किस में प्रवेश करती है? तो अब हम अगले पार्ट की बात कर रहे हैं साहब कि ये किस में प्रवेश करती है? लंग्स में। यानी इनको हम क्या बोल देते हैं? फुफ्फुस, या इनको हम क्या बोल देते हैं? फेफड़े कह देते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे मुख्य भाग है। अब देखो, हमने बात की कि सब 2 हमारे शरीर में लंग्स की मात्रा कितनी होती है? 1 पेयर, 1 जोड़ी होते हैं, ठीक है, जिनमें एक होता है राइट, इसको हम क्या बोलते हैं? देखो ये है हमारा क्या? राइट लंग्स। और ये है क्या? लेफ्ट लंग्स, ठीक है। राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है और हल्का ऊपर की, ठीक है ना। और लेफ्ट लंग्स है वो राइट लंग्स की तुलना में हल्का छोटा होता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि राइट लंग्स है, इसका जो देखो लंग्स का टोटल जो वेट होता है वो लगभग कितना होता है भाई? 1200 ग्राम के समथिंग होता है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं साहब क्या कि इसमें राइट लंग्स है, इसका वजन कितना होता है? लगभग 625 ग्राम होता है। और लेफ्ट लंग है, इसका लगभग कितना होता है? 575 ग्राम। इसका मतलब ये हल्का सा बड़ा होता है। दूसरी बात, इनको क्या किया जाता है साहब कि विशेष मेम्ब्रेन होती है जिसके द्वारा लोब्यूल्स में बांट दिया जाता है, पिंडकों में बांट दिया जाता है। देखो राइट लंग्स की बात करें तो देखो ये रही वो मेम्ब्रेन, और राइट लंग्स 3 लोब्यूल्स में बटा हुआ होता है, ठीक है ना। इसको हम बोल देते हैं क्या? देखो ये है अपना क्या? अपर लोब या अपर लोब्यूल्स। ये होता है क्या? मिडल लोब्यूल्स। और ये है क्या? लोअर लोब्यूल्स। जबकि हम बात करें इसकी तो ये केवल 2 भागों में बटा होता है। देखो ये है अपर लोब्यूल्स और ये है क्या? लोअर लोब्यूल्स। ये सारी स्ट्रक्चर में पहले ही तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं कि लंग्स के अंदर इस तरह से क्या होता है? हमारी श्वसनीय एवं श्वसनिकाएं बटी हुई होती हैं और इस तरह से वायु कूपिकाओं का निर्माण, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्थिति होती है। अब सुनो, लंग्स की हम बात करें तो देखो दोनों लंग्स अपने एक विशेष आवरणों द्वारा घिरे होते हैं। याद रखना कि लंग्स जिन आवरणों द्वारा घिसे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरा। और प्लूरा कितने होते हैं? 2। देखो ये जो रेड कलर की स्ट्रक्चर यानी झिल्ली दिखाई दे रही है या आवरण दिखाई दे रहा है बाहर, तो ये होता है क्या? इसको हम बोलते हैं क्या? पैराइटल प्लूरा। क्या बोलते हैं इसको? हम पैराइटल प्लूरा कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। देखो सॉरी, यानी बाहर की ओर स्थित है वो क्या है? पैराइटल प्लूरा। और अंदर की तरफ ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोल देते हैं?
विसरल प्लूरा। तो याद रखना ये क्या होता है साहब, बाह्य आवरण। लंग्स का बाह्य आवरण कौन सा, पैराइटल प्लूरा, और लंग्स का आंतरिक आवरण कौन सा, विसरल प्लूरा। ठीक है ना। दूसरी बात देखो कि इन दोनों आवरणों के मध्य में क्या होता है, एक द्रव भरा हुआ होता है। अपन बात करें साहब, इन दोनों आवरणों के मध्य में क्या भरा हुआ होता है, एक द्रव भरा हुआ होता है। ध्यान रखना ये जो द्रव भरा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्या, देखो ये पैराइटल प्लूरा, ये विसरल प्लूरा, इनके बीच में ये जो दिखाई दे रहा है ये द्रव होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लूरल फ्लूइड कह देते हैं। बेटा याद रखना ये क्या काम करेगा, नंबर एक कि जब रेस्पिरेशन के समय हमारे लंग्स फूलते एवं पिचकते हैं ना, तो ऐसी स्थिति में इनमें क्या होता है, घर्षण को बचाए रखता है। आपस में इनमें क्या नहीं होने देता, घर्षण नहीं होने देता। दूसरी बात देखो ध्यान रखना कि इस प्लूरल फ्लूइड की वजह से क्या होता है, एक विशेष प्रेशर उत्पन्न होता है और विशेष प्रेशर उत्पन्न होने की वजह से क्या होगा कि हमारे जो लंग्स होते हैं ना, इन लंग्स का वायुदाब यदि कम हो जाता है और बाह्य वायुदाब अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था, लंग्स पिचक सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि इस द्रव के द्वारा उत्पन्न जो एक दाब होता है नेगेटिव ऋणात्मक, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे लंग्स का यदि वायुदाब कम हो जाता है और बाहर का वायुदाब अधिक होता है, उसके बावजूद भी हमारे लंग्स क्या नहीं होते, पिचकते नहीं हैं। ठीक है ना। आगे आ जाओ। अब आगे की हम बात करें तो हमारे जो लंग्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं सब, स्पंजी एवं ठोस, खोखले नहीं होते। इनमें ध्यान रखना खाली स्थान नहीं होता। रीजन क्योंकि ये सारे किसके द्वारा भरे हुए होते हैं साहब, ये एल्वियोली, ये दिखाई दे रहे हैं, अपन पहले ही बता चुके, एल्वियोली द्वारा भरे हुए होते हैं। इसका मतलब ये कैसे होते हैं, ठोस एवं स्पंजी होते हैं। ठीक है। अब हम बात करें कि एक लंग्स में लगभग कितनी, 30 करोड़ एल्वियोली होती हैं। तो 30 करोड़ इसमें, 30 करोड़ इसमें, इसका मतलब लगभग क्या कहते हैं अपन, 60 करोड़ एल्वियोली होती हैं। और ये एल्वियोली ध्यान रखना, लंग्स का जो क्षेत्रफल, इन एल्वियोली की वजह से इनका क्षेत्रफल कितना होता है, लगभग 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। कितना होता है इसका क्षेत्रफल, 100 मीटर स्क्वायर होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे तो देखो ये हो गया इसका क्षेत्रफल, किन की वजह से, एल्वियोली की वजह से। ठीक है। अब देखो तो हम क्लियर सी बात कर लेते हैं, एक तो ये स्पंजी क्यों हुए, क्योंकि एल्वियोली होती है इनमें। ठीक है ना। दूसरा ठोस क्यों हुए, क्योंकि एल्वियोली से ये पूरा भरा हुआ होता है, इसमें कहीं भी स्पेस नहीं होता। ठीक है। अच्छा, दूसरा इनका क्षेत्रफल एल्वियोली के कारण कितना होता है, लगभग 100 मीटर स्क्वायर होता है। तीसरा क्या, लंग्स का मेन जो गैसियस एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी सरफेस की जो सतह होती है वो क्या होती है साहब, एल्वियोली होती है। ठीक है। फोर्थ, क्या लंग्स की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई भी क्या होती है, एल्वियोली रीजन, क्योंकि एल्वियोली के द्वारा ही इनका निर्माण हुआ, प्लस एल्वियोली के द्वारा ही इनमें क्या है साहब, O2 व CO2 का एक्सचेंज हो रहा है इनके और ब्लड वेसल्स के मध्य में। इसका मतलब क्रिया भी किन के द्वारा, एल्वियोली के द्वारा। स्ट्रक्चर में भी इनका मुख्य योगदान होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे क्या, लंग्स, ये चीज़। ठीक। अब आगे देखो यहाँ पर क्या होता है, ये विशेष नोच होती है, हल्का सा दबा हुआ रहता है। अच्छा ठीक है ना। तो और ये हल्का सा दबा हुआ होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, कार्डियक नोच कह देते हैं। ध्यान रखना ये हल्का सा क्या होता है, दबा हुआ होता है। कौन सा, लेफ्ट लंग्स, क्या बोलते हैं इसको, कार्डियक नोच। ठीक है। रीजन क्योंकि इस जगह पर बीच में क्या होता है, हमारा हार्ट होता है भाई, याद रखना। ठीक है। यानी हमारा क्या होता है, हार्ट होता है, तो इसको कार्डियक नोच कह देते हैं। अब आगे की बात कर लेते हैं हम एक, कि इन लंग्स के नीचे मैमेलियंस में मेनली मुख्यतः एक विशेष स्ट्रक्चर और पाई जाती है जिसका रेस्पिरेशन में बड़ा योगदान होता है। ठीक है। और इसका रेस्पिरेशन में बड़ा योगदान होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं,
डायफ्राम तनुपट अत्यधिक पेशीय लचीला पर्दा होता है। याद रखना जो क्या काम करता है कि इधर हमारी क्या है वक्षीय गुहा और इसके नीचे क्या है उदरीय गुहा, यानी ये थोरैसिक कैविटी हो गई और ये क्या हो गई साहब एब्डोमाइनल कैविटी होती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि नीचे की साइड से लंग्स को कौन घेरे हुए रखता है डायफ्राम, ऊपर से ये क्या होता है देखो यहाँ पर एक क्लेविकल, हमारी क्लेविकल बोन्स होती है उनके द्वारा होता है, और ये पार्श्व से और चार इसके वेंट्रल सरफेस में क्या होगा देखो तुम्हें पता है, हम बात करें यहाँ इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये क्या है हमारी पसलियाँ, ये क्या है भाई रिप्स, तुम्हें पता है रिप्स के द्वारा क्या होता है एक थोरैसिक कैवेज बनता है, ठीक है, या वक्षीय कटघरा बनता है जिसमें लंग्स क्या होते हैं सुरक्षित रहते हैं। रीजन क्योंकि लंग्स एकदम स्पंजी संरचना होती है और बाहर से कोई भी प्रेशर अगर इन पर पड़ता है तो ये दब सकते हैं पिचक सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये किसमें हमारी जो पसलियों द्वारा, देखो एक चीज़ और याद रखना हमारे लंग्स हैं इनमें क्या होगा ऊपर हमारी क्या है ये क्लेविकल बोन्स होती है ट्रैकिया होती है, ठीक है ना। अच्छा आगे हमारी क्या होती हैं पसलियाँ होती हैं, पीछे हमारी क्या होती हैं पसलियाँ, साइडों में भी पसलियाँ होती हैं, पीछे क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड होता है। तो याद रखना पीछे से लंग्स कशेरुक दंड और पसलियों से घिरे होते हैं, आगे से लंग्स किससे उरोस्थी और पसलियों से घिरे होते हैं, ऊपर से किससे ये क्लेविकल एंड ट्रैकिया, और नीचे की बात करें तो नीचे क्या पाया जाता है डायफ्राम। इसका मतलब ये चारों तरफ से कवर्ड रहते हैं सब एक बॉक्स में, इस तरह से ये क्या होता है चारों तरफ से एक बॉक्स में कवर्ड रहते हैं, जिसमें ऊपर क्या हुआ ट्रैकिया एंड यहाँ पर क्या होती है क्लेविकल बोन्स होती हैं, ठीक है। आगे से ये क्या है पसली और उरोस्थी या ठीक है ना, और पीछे से ये क्या पसली और वर्टिब्रल कॉलम, पार्श्व में पसलियाँ और नीचे डायफ्राम। डायफ्राम फ्लेक्सिबल होता है लचीला होता है, ध्यान रखना ये इसका रेस्पिरेशन में बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे ऊपर होने से क्या होता है हमारे लंग्स के आयतन में कमी वृद्धि होती है, और लंग्स के आयतन में कमी वृद्धि होती है तो याद रखना जब लंग्स का आयतन अधिक होगा तो वायु दबाव कम होगा तो वायु अंदर आएगी, और जब ये डायफ्राम वक्षीय गुहा की तरफ सरकता है तो ऐसी स्थिति में क्या है लंग्स का आयतन कम हो जाएगा, लंग्स का आयतन कम हो जाएगा तो इसका वायु दाब अधिक हो जाएगा, वायु दाब अधिक होगा तो ऑटोमेटिकली वायु बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब कि डायफ्राम का इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये चीज़ याद रखना। तो ये हो गए हमारे क्या साहब लंग्स, ठीक है ना। इनकी सुरक्षा के लिए क्या पाया जाता है थोरैसिक कैवेज या वक्षीय कटघरा पाया जाता है, ठीक है ना। जो मैंने अभी बता दिया कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं जो इसको ऊपर से नीचे से साइड से आगे से और पीछे से कवर की हुई रहती है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एल्वियोली के बारे में बात करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।